इतिहास में हम जीते हैं या इतिहास हम में, कभी सोचा है? यूं तो हम इतिहास में जीते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं जिसके अंदर खुद इतिहास भाई साहब रहते हैं। ये सिर्फ एक घर है, कोई म्यूजियम नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम अंदर जाएंगे तब ये घर किसी म्यूजियम से कम नहीं लगेगा। सुबह सुबह उठ के हम लोग अपनी बॉडी में चाबी भरते हैं ताकि हमारी बॉडी पूरे दिन के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये भाई साहब सबसे पहले उठ के अपनी इन घड़ियों में चाबी भरते हैं ताकि ये घड़ियां पूरा दिन चल सके। तो आइए आज आपको एक ऐसे कमरे में लेके चलता हूं जिस कमरे में सिर्फ इतिहास है। वैसे तो जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी से एक्चुअली कुछ लेके अपने पास उन्हें स्टोर किया है, अपने पास यादों में रखा है। और ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन मटेरियलिस्टिक जनरेशन कहलाती है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो हमारे से पहले की जनरेशन है, वो जनरेशन भी मटेरियलिस्टिक जनरेशन थी और अभी भी है। एक ऐसे ही मटेरियलिस्टिक इंसान से आज मैं आपको मिलाने वाला हूं। अब मैं इनको मटेरियलिस्टिक क्यों कह रहा हूं, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब ये अपने बारे में हमें बताएंगे। इनको वैसे पेपर मैन भी कहा जाता है। पेपर मैन इन्हें क्यों कहा जाता है, ये भी अपनी जुबानी ही हमें बताएंगे। टुडे आई प्रेजेंट यू मिस्टर विनय शर्मा। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका इंट्रोडक्शन और आपने ये काम क्यों चुना और कब से आप ये काम करते आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये काम की जो मैं बात कर रहा हूं ये बहुत ही एंटीक है सर। मैं विनय शर्मा चित्रकार हूं। पुराना सामान इकट्ठा करता हूं किसी वजह से, उसका भी कोई कारण है। मेरा गांव जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर लालसोट में हुआ छोटा सा कस्बा था। उस समय शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता थी, लेकिन समाज में केवल डॉक्टर और इंजीनियर का ही बोलबाला था। पहली दूसरी गांव से पढ़ा, तीसरी चौथी में जयपुर आया, यहाँ का अलग माहौल देखा। यहाँ हिंदी अंग्रेजी जैसी लगती थी। जैसे हिंदी कोई बोलता था ना तो ऐसा लगता था जैसे कोई अंग्रेजी बोल रहा है, क्योंकि गांव की भाषा हमने कभी हिंदी बोली नहीं। हमारे उसमें ABCD हम जानते नहीं थे, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक ABCD सिखाते नहीं थे उस समय। छठी से आपको ABCD सिखाते थे, तो अंग्रेजी के कोई शब्द हमको आते नहीं थे। जयपुर में आते ही ऐसे स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें अंग्रेजी बोलनी पड़ी, दूसरी तीसरी नहीं सीखनी पड़ती थी, किताबें अंग्रेजी में थी। और ये कौन से साल की बात है? ये सन 72 की बात है, 73 की बात है, सन 1973 की। तो वहां से मैंने महावीर स्कूल में छठी सातवीं आठवीं की
9वीं में उस समय आपको सब्जेक्ट दिलाने होते थे, सब चाहते थे मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं, तो मुझे साइंस मैथमेटिक्स दिला दी। अब मैथमेटिक्स रुचि मेरी कला में, 9वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली मैंने सेकंड डिवीजन, पर 11वीं में आते आते मैंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरी बस की बात नहीं है। पेरेंट्स, भाई साहब सब बहुत समझदार और वो थे, उन्होंने मेरे Support आग्रह किया। को स्वीकार किया, सपोर्ट किया, और स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैंने मुझे दाखिला दिला दिया। स्कूल ऑफ आर्ट्स में? जयपुर, राजस्थान हाँ। स्कूल ऑफ आर्ट्स हाँ। किशनपुर बाजार में हुआ करता था। तो वहां से मेरी व्यावसायिक कला शिक्षा शुरू हुई। एजुकेशन पूरी करने के बाद मास्टर्स करने के लिए मैं बड़ौदा चला गया। बड़ौदा में मुझे बहुत खुलापन मिला, और फिर मैं वहां से इंग्लैंड चला गया 1 साल के लिए। इंग्लैंड में मैं और भी खुल गया, वहां जो मैं करता वो मेरी मन की करता। यहाँ तो समाज का एक थोड़ा सा दबाव आप महसूस करते हैं, पर वहां अपने आप को सीमित रखते हुए, संयमित रखते हुए, भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए, भारतीयता को अपनाते हुए, परिवेश वहां का लिया, माहौल वहां का लिया, दृश्य वहां के लिए, चीजें भारतीय रखी, और उन दोनों का मिला जुला रूप मैंने वहां चित्र बनाने शुरू किए। तो सर, ये तो आपने अपना कला का बताया, आपकी पेंटिंग की आपकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने ये एंटीक कलेक्शन स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट किया था उस टाइम पे, यही क्यों स्टार्ट किया था? मतलब आपने ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, इतनी पुरानी पुरानी चीजें, 1800 1900 की चीजें, हमने तो आजकल कभी देखी भी नहीं है, हमारी जनरेशन जी ने कभी देखी भी नहीं है, तो ये सिर्फ ये क्यों? जब आपकी दृष्टि अलग तरीके की हो जाती है, पहला रेडियो जब मौसी जी के यहाँ से मेरे घर में आया, और जब मैं उसकी खूबसूरती, उसके आकार को देखता था, पिघल गए। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये है कला, ये मतलब ये सौंदर्य है। तो मेरा ये मानना था उसी समय से, जब मैंने कला का अध्ययन शुरू किया, तो मैं समाज को हमारे अतीत से जोड़ूं, समाज को अतीत के साथ रहना सिखाऊं। हालांकि अकेले उसके बस की बात नहीं है, उसमें सब लोगों का सहयोग और वो चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो अतीत राग के नाम से एक स्टूडियो बनाने की सोची। तो इतनी तमाम चीजें मुझे सजीव नजर आती है, और जब इनसे बातें होती है तो कितनी सुंदर बातें होंगी, वो अतीत के बारे में क्या क्या चीजें मुझे बताती होंगी। मैं चाहता हूं वो सारी कहानियां वो इस जनरेशन को मिले, इस युवा नई पीढ़ी को मिले, और वो हमारे अतीत से प्रेरित होकर एक सुसंस्कृत नागरिक बन सके। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है, मैं चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की क्या, मैं तो बड़ों की शिक्षा के लिए भी कहता हूँ, अगर कोई माने तो एक ऐसा सेंटर बनाऊं। और इसीलिए मैंने ये अतीत राग स्टूडियो की स्थापना कहूँ या एक प्रयास छोटा सा ये कहूँ, ये शुरू किया मैंने, ये मेरा प्रयास है। तो ये जितना भी सामान, जितना भी अतीत, सामान तो क्या ही बोले, अतीत ही है सर, जितना भी अतीत आपके पास है अभी, ये आप तक पहुंचता कैसे है? कोई देने आता है? इसके कई रास्ते हैं। हाँ। शुरुआत में तो मैं हर सैटरडे कबाड़ बाजार में जाता था, और उन कबाड़ियों से मेरा एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। वो कबाड़ी भी मुझे समझ गए थे कि कोई व्यापारी नहीं है, तो बड़े प्रेम से वो ऐसी चीजें मेरे लिए रखते थे। कहीं भी किसी भी पुराने घर में या हवेली में कहीं जाते थे, और जब उनको लगा कि ये मेरे लिए उपयुक्त है, तो जिस कीमत में वो खरीदते थे उसी कीमत में मुझे दे देते थे, मतलब वो कमाते नहीं थे उसमें। और आज भी यही स्थिति है, जब उनको कोई ऐसी चीज मिलती है तो मुझे फोन करते हैं, भाई साहब ये चीज है, ये आपके काम आएगी क्या, ये आपकी म्यूजियम के लिए ठीक है क्या? तो सबसे बड़ा मेरे पैसे भी काफी उसमें लगे,
मेरा बैंक बिल्कुल उधार ले लेके मैं चीजें खरीदने लगा। मतलब इतना मुझे वो हो गया कि मैं कर्जे में आके भी ठीक अगले महीने चुका देंगे, अगले महीने चुका देंगे, रुकेंगे ऐसे नहीं। मैंने कही। पर मैंने पता नहीं क्यों, क्योंकि कोई चीज मुझे दिख जाती है और वो मैं नहीं खरीद पाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक बेचैनी सी होती है, बेचैन हो जाता है कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। मैं कहीं विदेश में भी जाता तो वहां भी मैं लोगों से कहता कि आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो आप फेंक रहे हो। जर्मनी में गया तो वहां बहुत सारी चीजें लोग बाग लेके आ गए, वजन के चक्कर में मैं ला नहीं पाया, पर फिर भी कई चीजें मैं लेके आया वहां से, क्योंकि उनके भी घरों में कई चीजें थी। कईयों ने तो मुझे सिलाई की मशीन है और वो पूरे के पूरे वहां इकट्ठे कर दिए, अगलो इनको ले जाओ। और क्या क्या है? और रेडियो तो करीब 300-350 रेडियो है, ये आप देख ही रहे हो। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो जैसे यहाँ के एक राज्य वैद्य हुआ करते थे, विश्वनाथ पारिक, उनके घर से सोफा, उनकी टेबल, उनकी सेंटर टेबल, ये पियानो 1836 का है, हाथी दांत के इसके, ये जो 9 भाई हाथी दांत के हैं, हाथी के दांत के बने हुए हैं। तो ये मैंने अभी लिया, हालांकि इसके लिए मैंने पैसे दिए, किस्तों में खरीदा, इसको 60,000 रुपए में लिया। जैसे जहाज, ये टाइटैनिक का मॉडल है। तो ऐसी कई चीजें हैं। कलम, दवातें मेरे पास 300 दवातें हैं पीतल की। बहुत ही सुंदर। हम सर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ग्रामोफोन भी हैं, ये सब चीजें अतीत है ना, जो चलते हैं। सबसे बड़ी बात है जो चलते हैं। तो बहुत चीजें जब हमने देख ली, ठीक है, 2-3 उठा ली कहीं से मार्केट से, तो चलते हैं। नहीं तो वही तो चाहिए। इनकी उपयोगिता क्या रही होगी? और क्या? अभी तो ये बुड्ढे हो गए। हाँ। बुड्ढे मतलब क्या, हाँ। लगभग समाप्त हो गए। इनकी तो दांत मम्मी गिर गए सारे। मम्मी बना के रखा हुआ है मैंने हाँ, इनको हाँ। सबों को, हाँ, पर फिर भी इनमें दम है। हाँ। फिर भी इनमें अभी भी बात करते हैं। अभी भी बात करते हैं। सर एक पेपरमैन के नाम से भी आपको जाना जाता है। मतलब पेपरमैन कोई क्यों कहेगा? जैसे हमारे जमाने में क्या चलता है, हमारे जमाने में स्पाइडरमैन होते हैं, सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन आजकल काफी चलने लग रहा है, ऐसा है। तो पेपरमैन का क्या चक्कर है सर? आपको कुछ? मैं पेपरमैन कोई आदमी नहीं है, कोई मनुष्य या कोई आकार आकृति नहीं है, पूर्ण रूप से एक विचार है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय आध्यात्म का, भारतीय चिंतन का, भारतीय लेखनी का एक विचार, जिसको ओढ़कर, जिसको पहनकर मैं समाज को संदेश देता हूं कि देखो भारतीय संस्कृति कितनी उन्नत थी। और इसको ओढ़कर मैं जर्मनी गया, पोलैंड गया, इजिप्ट गया, मलेशिया गया। ओढ़कर मतलब आप पहनकर? कैसे पहनकर? ये सारी जो कॉस्ट्यूम आप अभी देखोगे वो सारी मेरे कपड़े हैं, ये आप पहनते हुए? ये मैं पहनता हूँ। ये सारे पेपर, सब पुराने पेपर, करीब 200 साल पुराने पेपर कैनवास के ऊपर चिपके हुए हैं। हाँ। और उनको मैं पहनता हूँ। हाँ। तो लोग बात तो पेपरमैन कहते हैं, पर मैं कहता हूँ पेपरमैन नहीं, ये एक विचार चल रहा है आपके सामने, एक सोच चल रहा है, एक संस्कृति चल रही है आपके सामने। सही बात उससे है। अगर 10 आदमी भी उसको महसूस करते हैं तो मेरा तो उद्देश्य पूरा हो गया ना। मैं तो यही तो चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति से लोगों को रूबरू करो, तो इसलिए मैं पेपरमैन बनकर चलता हूँ। सही बात है सर। अपने कल्चर जो है हमारा, ये सब हमारी जनरेशन भूले जा रही है। तो कल्चर क्या है? कोई संस्कृत तो सर छोड़ो, हम हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते। मैंने ना हिंदी पे भी कुछ मतलब पूरा गाना टाइप लिखा है, उसकी तो 4 लाइनें ऐसी हैं कि जैसे भूल गए हम अपनी भाषा की इज्जत खुद ही करना, भूल गए हम स्वर व्यंजन और पूरी वर्णमाला, भूल गए हम आंखों से कैसे पढ़ते थे हम हिंदी, भूल गए हम कलम से कैसे लिखते थे हम। क्या बात है, यही तो चीज है। तो यही चीज मेरे उस पेपरमैन के रूप में आती है कि इन सब चीजों को हम भूल गए। एक आपने पेंटिंग का बताया था अपना। पेंटिंग है अलग चीज है। पेंटिंगों का मेरा शौक है वो तो? नहीं, शौक नहीं, मेरा प्रोफेशन है। अच्छा, प्रोफेशन। वो मेरा प्रोफेशन है। ऊपर का कमरा पूरा पेंटिंग से बना? वो तो मेरा प्रोफेशन है, उनको तो मैं बेचता हूँ, वो तो मेरा सब कुछ। ओके, वो तो है। चलिए,
वो तो मेरा एक इस तरह का प्रोफेशन है जिसको, पर वो भी समाज के लिए, उनमें मैं पुरानी चीजों को, इन सब चीजों को उसमें काम लेता हूँ। अगर उसका कोई ये हिस्सा है तो निश्चित बिकने के लिए होती है। सर हमारे ना कहते हैं कि आजकल तो शांति कहीं है, नहीं मिल सकती, सब इतना ट्रैफिक है हर जगह, इतनी सब कुछ चीजें हैं, शांति कहाँ मिलेगी? शांति यहाँ मिलेगी, ये थोड़ी बढ़िया जगह है। बस तो ये इसीलिए तो मैंने इसको अतीत राग शांति ग्रह। सर सबसे पुरानी चीज क्या है अब यहाँ पे? पुस्तकों में देखा जाए तो मुझे लगता है कि 14वीं 15वीं शताब्दी की पुस्तकें मेरे पास हैं। 14th सेंचुरी? 14th सेंचुरी, अकबर कालीन कुछ उर्दू की किताबें और कुछ हिंदी के ग्रंथ, कुछ वो हो सकते हैं उनमें, क्योंकि हिंदी के तो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक के लिखे हुए हैं, एविडेंस है, पर जो उर्दू है उसमें मेरी समझ में नहीं आती है। हाँ। पर लोग बाग कहते हैं कि उससे भी पहले के, अकबर कालीन, अकबर के समय के, तो वो किसी से मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे पता लगेगा। सर मैं बताऊंगा ना आपको। हाँ तो वो मेरे को उर्दू पढ़नी नहीं आती, गूगल को आती है। हाँ। मेरा एक दोस्त है, हाँ वो गूगल नाम है उसका, हाँ। तो उसको आप कुछ भी बताओ वो 99% उसका उत्तर दे ही देता है। तो उससे बिल्कुल फिर आपका सहयोग लेंगे, उसके हम्म। सहयोग लेके, अभी तो बक्सों में बंद है, हाँ। जब उसको खोलूंगा देखूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। कैसे, बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे साथ आर्टिस्ट मोहित शर्मा उर्फ कलेक्टर उर्फ पेपरमैन। जितने नाम पढ़े उतने कम हैं, और इन्होंने अपने अतीत को, हमारे सभी के अतीत को एक कमरे में जो साझा है, जो रखा है, उसको देख के तो पुरानी चीजें याद आती हैं, प्लस ये भी हमें समझ में आता है कि किस दौर से हम लोग गुजरे हैं, किस दौर से हमारी पीढ़ी चलती आई है, क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी में उस टाइम झेली होंगी, और क्या क्या उन्होंने अब हमें बना के दे दिया है, अब कैसे हम बन गए हैं, कैसे वो थे। तो आज का हम इंटरव्यू, आज का डॉक्यूमेंट्री हम यही खत्म करते हैं, एंड दिस इज अपूर्व चावला साइनिंग ऑफ। इस कमरे में रखी हर एक चीज के पीछे एक रोमांचक इतिहास जुड़ा है। आज हमने विनय शर्मा की जुबानी ये जाना कि इस पास्ट को, इस अतीत को संभाल के रखना कितना जरूरी है हमारे लिए। इस बात की तो गारंटी है कि कोई भी जना अगर इस कमरे में आ जाता है तो उसको वापस जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उससे बात करने की कोशिश करेंगी, उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करेंगी। कैमरे की वो रील्स, वो नेगेटिव्स हम लोग संभाल के रखते हैं, पेपर में और थैलियों में बंद करके एक अलमारी में रख देते हैं, लेकिन इन्होंने इन नेगेटिव्स को इतनी पॉजिटिवली यहां पर ऐसे संभाल के रखा है। इन सारी ऐतिहासिक चीजों को सुनने के बाद, समझने के बाद, इनसे बात करने के बाद मेरे पास एक कॉल आया। हेलो, अरे देवी प्रसाद नहीं बोलता है, देवी प्रसाद का घर नहीं है रे, ये जैक स्पैरो का घर है। अरे फोन रख रे बाबा।